गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टुडे हिंदी क्लास। आज हम मेरे संग की औरतें पाठ पढ़ेंगे, जिसकी मृदुला गर्ग लेखिका है, उसका जीवन परिचय और इसकी ब्रीफ स्टोरी हमने कल पढ़ी थी। आज हम इस पाठ के इंटरनल क्वेश्चन और रीडिंग करेंगे। तो एक नानी थी। जाहिर है कि लेखिका ने उनको कभी देखा नहीं था, उनके बारे में वो उनको सुना था, केवल उनसे कोई कहानी नहीं सुनी, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ लेखिका ने सुना था। अपनी मर्म समझ में उनको ये आया था कि जो नानी है वो एक पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी औरत है। लेखिका की नानी की जैसे ही शादी होती है, उसके नाना विलायत चले जाते हैं और वहाँ से बैरिस्ट्री कर कर वापस जब वो लौटते हैं तो उनका जो रंग ढंग रहन सहन सब विलायती हो जाता है। जब उनका ये रंग ढंग सब विलायती हो जाता है, वहाँ से आने के बाद लेखिका के साथ उनके विचार अलग थे बिल्कुल, लेकिन कभी भी लेखिका की नानी ने उनके ऊपर अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा को थोपा नहीं, कभी नापसंद पसंद का इजहार उनके प्रति नहीं किया। लेकिन जब कम उम्र में नानी को खुद मौत के करीब नानी ने अपने आप को पाया, तो उनकी बेटी थी 15 वर्षीय, लेखिका की माँ 15 वर्ष की थी उस समय। तो उनको उनकी शादी की चिंता होती है। जब उनको उनकी शादी की चिंता होती है तो वो एकदम मुझोर हो उठती हैं और नाना से कहती हैं कि मुझे आपके मित्र प्यारे लाल से बात करनी है। जब वो उनसे ये कहती है, जो एक पर्दे में रहने वाली औरत है, और उनसे कहती है कि मुझे प्यारे लाल से बात करनी है, तो वो दंग रह जाते हैं। मृत्यु के नज़दीक होने के कारण वो उनको कुछ भी नहीं कह पाते और वो जाकर प्यारे लाल को बुला लाती हैं। जैसे ही प्यारे लाल आती हैं तो वो मुझोर हो जाती हैं। उनसे कहती है कि शर्मा जी, बात ऐसी है कि मेरी बेटी की शादी की जो जिम्मेवारी है वो आपके ऊपर है। आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए रिश्ता आप ढूंढेंगे। तो वो हाँ कर देते हैं। कहती है कि एक आज़ादी के सिपाही के साथ इसकी शादी करनी है, कोई रईसी ख़ानदान का, साहबों के ख़ानदान का लड़का ना हो, वो उसको ऐसा बोलती है। तो वो ठीक है, हाँ कर देते हैं। और जैसे ही हाँ करते हैं तो वो उनके लिए, जब हाँ करने के बाद लेखिका की माँ के लिए लड़का ढूंढते हैं। वो लड़का एक आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के बाद जो वो वहाँ से जाता है, तो उसको आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उसको ICS की परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है और उसके पास कोई पैतृक संपत्ति भी नहीं होती। फिर वो जब घर का खर्च चलाता है तो पैसा भी अपने सिर चढ़ा लेता है। ऐसा सब कुछ होते हुए भी उसकी शादी लेखिका की माँ की उस लड़के के साथ कर दी जाती है। तो अब लेखिका की माँ जो है अपनी माँ और उस गांधीवाद के विचारों में फंस कर रह जाती है। जैसे ही वो उनके विचारों में फंस कर रहती है, तो लेकिन अपनी जो उनकी आज़ादी है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति लेखिका की माँ कभी भी नहीं छोड़ती है। तो जैसे ही वो चलती जाती है, जो वो बात कह देती है वो पत्थर की लकीर होती है। परिवार में वो जो भी बात बोल देती है वो उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। परिवार के लिए सब उसकी बात को मानते हैं। इसका एक कारण तो ये था कि लेखिका की माँ की जो शादी थी वो एक ऐसे ख़ानदान में हो जाती है कि जो अमीर घराने की साहबों की लड़की है, उस घर में आ जाती है। वो लड़का कोई काम नहीं करता है, फिर भी उसको लड़की दे दी जाती है। इसका एक कारण तो यही था कि उसको ज़्यादा इज्जत वहाँ पर मिलती है। तो फिर जैसे ही वो जाती है तो दादी माँ को एक बात ये थी कि नानी तक और उनकी माँ तक कहानी रहती तो ठीक था। लेखिका की दादी भी हैं। वो दादी क्या करती हैं कि लेखिका की माँ के बारे में कई बार बातें बनाती हैं। उनको ये कहती भी हैं कि हमारी बहू ऐसी है, नहाई धोई और छीके पर टांग दी, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि वो उसको वहाँ से उतार दें। तो दादी को कई बार ये कहते हुए भी सुना था कि हम हाथियों पर हल नहीं जुतवाते, हमारे यहाँ पर बैल हैं। यहाँ पर कहने का मतलब क्या था दादी का कि हम बहुओं से ज़्यादा काम नहीं करवाते। यहाँ तक कि लेखिका की माँ अपने बच्चों की परवरिश भी नहीं करती थी, उसके लिए भी उनके घर परिवार के लोग काम करते थे। उसकी जेठानियाँ वगैरह ही नहीं, मर्द जात जो थी, उनके पिताजी दादा, वो सब बच्चों को संभालते थे। तो ठोस काम ना करने का एक मतलब ये नहीं था कि माँ की आज़ादी का जुनून कम था।
उस तरीके से तो भरपूर निभाती रही थी। जुनून आज़ादी का हो, उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए। जिस चीज़ से पूछ कर नहीं, अपने विचारों की आज़ादी से उसे निभाना चाहिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना ही कभी हमारी माँ ने हमें इस प्रकार की कि जो भारतीय माँ है, पत्नी है, उसके बारे में जो बातें बताई जाती हैं वो कभी हमें सिखाई थी। बस हम नहाए धोए, खाया पिया और बिस्तर पर लेट जाते थे। लेखिका की माँ भी घर का काम नहीं करती थी। एक तो वो बीमार रहती थी, लेकिन काम करने का कारण ये नहीं था। काम करने का कारण तो ये था कि घर के काम में उनकी रुचि ही नहीं थी, अरुचि था उनका कारण। तो जैसे ही वो ये कहती है कि अरुचि उनकी है, कोई काम नहीं करती, फिर भी उसकी घर में पूरी चलती है, कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा उसकी समझ में, लेखिका की समझ में दो कारण आए कि एक तो वो झूठ नहीं बोलती थी, जिसके कारण परिवार में इज्जत पाती थी। दूसरा, वो निष्पक्ष भाव से रहती थी, किसी की गोपनीय बात को कभी स्पष्ट नहीं करती थी, जिसके कारण उसे परिवार में इज्जत मिलती थी। जो गोपनीय बात थी वो दूसरों के सामने स्पष्ट नहीं करती थी, इस कारण उसका बाहर के लोग भी इज्जत करते थे। हर व्यक्ति घर में क्या था, लेखिका के हर व्यक्ति को अपना निजीत्व था। हर व्यक्ति अपने तरीके से रहता था, उसको अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी थी। किससे बात करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, इन सब की आज़ादी उन्हें थी। तो इस निजीत्व के कारण ही लेखिका और उसकी बहनें भाई वो लेखन का कार्य कर पाए। तो लीक से खिसकने पर पूर्वजों में माँ और नानी ही रहती तो गनीमत रहती। एक परदादी थी लेखिका की, जो उनका अपनी कातर से बाहर चलने का उनको शौक था। उन्होंने एक व्रत ले रखा था कि जैसे ही उनके पास 3 साड़ियाँ हो जाएंगी, वो 1 साड़ी किसी को दान कर देंगी। इसी बीच लेखिका की माँ गर्भवती हो जाती हैं, तो उनकी दादी मंदिर में जाकर मन्नत मांगती हैं कि मेरी पोतू को पहला बच्चा जो है वो लड़की हो। ये गैर रवानियत थी। मन्नत मांगी, पर गैर रवानियत जो समाज के सामने तो एक अलग थी कि सबके यहाँ पहला लड़का होता था, लेकिन इनकी दादी है कि वो लड़की चाहती थी। शायद से ऐसा लगता था भगवान और उनके बीच में कोई तार बिछा हुआ है, जिससे उनके बीच में बातें होती रहती हैं। जैसे ही वो तार खींचती हैं तो टन की आवाज़ के साथ तथास्तु की आवाज़ आती है। तो वो मंदिर में जाकर उसके लिए बदस्तूर मंदिर के अंदर जाकर मन्नत मांगती हैं। लेखिका की माँ को लड़की ही होती है। तो भगवान का कुछ ऐसा रुतबा हुआ कि 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5 कन्याओं ने उनके घर में जन्म लिया, लेकिन किसी का भी ऐसा नहीं था कि उसे इज्जत ना मिले। सबको बराबर हक मिला हुआ था। तो माँ जी के सामने तो नामी चोर की कहानी भी अफरा तफरी में आ जाती है। लेखिका जब उस चोर की कहानी सुनती हैं तो कई बार उनको सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी लेखिका के सामने आई थी। हुआ ये था कि शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली में शादी थी। मर्द जात जो थी वो शादी में बारात में गई हुई थी, और जो औरतें थी वो वहाँ पर गीत गाने के लिए गई हुई थी। घर में कोई नहीं था, दादी माँ अकेली थी। घर को अकेला देखकर चोर घुस जाता है और सोचता है यहाँ पर कोई नहीं। तो उनकी दादी माँ वहाँ पर बैठी होती है, सो रही होती हैं। जैसे ही वो सोती हैं, चोर आता है, आहट से उनकी आँख खुल जाती है। आँख खुलने पर तो नींद भी कुछ बुढ़ापे में उचाट ही होती है, कुछ अलग सी तरीके की अचेत नींद होती है, वो जल्दी से खुल जाती है। तो वो दबे पाँव में आहट से आता है और चोर को पहचान लेती है। तो वो उसे कहती है कि कौन है, जो इतने इत्मीनान से उन्होंने पूछा। चोर ने युगों से चला आ रहा असंगत सा जवाब दिया। तो दादी माँ ने कहा कि पानी मिलेगा, और उन्होंने अपनी जो उनकी चारपाई थी उसके चारों तरफ लोटे को ढूंढा और चोर से कहा कि इसमें पानी भर लाओ। उसने कहा कि मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे आपको पानी पिलाऊंगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, चोर है, मैंने कहा ना अच्छे से कपड़े को बांध लेना, बांध कर लोटे को धोकर साफ कर ढक कर ले आना। चोर दोबारा से फिर कहता है हैरानी के साथ कि कैसे ये मेरे हाथ का पानी पिएगी। कहता है मैं तो चोर हूँ ना, अब तुझे बोल दिया ना, अच्छे से धोकर सब काम करके इसको ढक कर ले आई हो। उसको लाने के लिए कह देती है। तो ऐसा यकीन उसे नहीं हुआ, कुछ परेशान सा वो रहा, लेकिन दादी को भी कड़ी प्यास लगी थी और वो चोर को पानी लाने के लिए कह देती है।
वो लोटा लेकर जैसे ही जाता है, एक बार तो वो मना करता है। वो कहती है कि तेरे और भगवान के सिवा यहाँ पर पानी पिलाने वाला और है कौन, तू ही तो मुझे पानी पिलाएगा। वो वहाँ पर पानी लेने जाता है तो पहरेदार उसे एक बार दर्द दबोचता है, लेकिन फिर भी वो पानी लेकर आता है। आधा पानी दादी माँ खुद पी लेती है और आधा चोर को पिला देती है। तो कहती है कि अब तूने और मैंने एक ही लोटे से पानी पिया है, तो हम दोनों का माँ बेटे का रिश्ता हुआ। अब माँ बेटे का रिश्ता हुआ तो ये तेरी इच्छा है कि तू चोरी करेगा या खेती। तो चोर हैरान सा हो जाता है, शर्मिंदा होकर वो खेती का काम करना शुरू कर देता है। तो खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप कहिए या दो सन की बुढ़ियाओं के बीच में अच्छी फंसी हैं कौन, लेखिका की माँ। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना उनके मन में नहीं आती, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर भी नाहक जोरोमानी सी हो गई है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय आज़ादी का जश्न जब मनाया गया तो लेखिका बीमार हो जाती हैं। लेखिका को टाइफाइड हो जाता है। उस समय लेखिका की उम्र 9 वर्ष थी और जो डॉक्टर हैं, उनके फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पिताजी के दोस्त हैं, वो उनसे मिलने के लिए, उनको बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं। अब लेखिका की माँ जो है लेखिका जो है वो रोती बिलखती है इसके लिए कि मुझे भी आज़ादी कि उसके लिए जाना है। लेकिन एक 9 वर्ष की गुड़िया, 9 वर्ष की लड़की, गुड़िया से तो क्या बहलती, अब वो इतनी भी बड़ी नहीं थी कि किसी के द्वारा दी गई सलाह को मान ले, उसके निर्देश का पालन कर ले, इतनी भी बड़ी लेखिका नहीं थी। वो रोती है, विलाप करती है। तो काफ़ी देर तक जब देखते हैं उसके पिताजी सत्ताधारियों से जब बातचीत में लीन हो जाते हैं और उसे लाकर एक उपन्यास दे देते हैं। उपन्यास का नाम है ब्रदर्स कारामजोव। उपन्यास उसे लाकर दे देते हैं तो कुछ समय तो लेखिका बैठी रहती है, फिर उस उपन्यास को पढ़ना शुरू कर देती है। जब वो उस उपन्यास को पढ़ती है लेखिका, तो उसमें इतनी लीन हो जाती है कि लेखिका के पास रोने का समय ही नहीं बचता। वो अपने उसमें लीन हो जाती है, उसे फुर्सत ही नहीं मिलती इस चीज़ की, उसको पढ़ने पर। अब उपन्यास को तो लेखिका ने पढ़ा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि उसने क्या पढ़ा, सब गनमगन हो गया। उसे कुछ याद नहीं है कि कहाँ से क्या पढ़ा, लेकिन लेखिका ने पूरा उपन्यास पढ़ा था। बस पूरे उपन्यास में लेखिका को एक ही बात याद रही थी, वो क्या कि बच्चों के ऊपर होने वाले अनाचार अत्याचार की कहानी लेखिका को फर्स्ट टाइम में ही कंठस्थ हो गई थी। तो जब वो जा रहे थे तो लेखिका ने फिर कुछ उपन्यास भी लिखे थे, कुछ कहानियाँ लिखी थी। 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, काठ गुलाब जैसे उपन्यास लेखिका ने लिखे, वहीं से उनको लिखने की प्रेरणा मिली थी। तो माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि नहीं, चारों बहनें थी, लड़की होने के नाते किसी की हीन भावना का कभी शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए, लीक पर चलते हुए भी इनकार नहीं किया। पहली लड़की दादी माँ ने मन्नत मांगी थी कि पोतू को पहला बच्चा लड़की हो, तो पहली लड़की हुई जिसका नाम था मंजुल भक्त। भक्त इनके नाम के साथ शादी के बाद लगा था। इनका सरनेम गर्ग था। शादी के बाद इन्होंने अपने नाम के साथ गर्ग लगा लिया था। तो घर का नाम इनका रानी था, बाहर का मंजुल था। फिर लेखिका का अवतार हुआ। लेखिका का घर का नाम उमा था, नाम आपको उनका पता है। लेखिका के बाद उनकी तीसरी बहन हुई, लेखिका से जो छोटी है, उसका उस समय नारीवाद का प्रचलन हो गया था, तो शादी के बाद नाम और बदलने का रियाज आ गया था। मनु भंडारी को हवाला देकर उन सब ने पूछा कि आप कैसे हैं, पोगापंथी, घर घुसू, सारा दिन घर में घुसे रहते हैं। वो ऐसा कहती हैं, लेकिन हमारे पास उसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। और नाम बदलने से किसी का अपना व्यक्तित्व तो नहीं बदल जाता, व्यक्तित्व पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर न जाने लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर था
कि लेखिका की जब चौथी और पांचवी बहन हुई, पिताजी ने उनके कहने से उनका नाम नहीं बदला, उनका केवल एक एक ही नाम रखा। 3 बहनों के 2-2 नाम थे और जो चौथी और पांचवी बहन थी उनका एक एक ही नाम लेखिका के पिता ने रखा। लेखिका का एक भाई था जिसका नाम था राजीव। अब ये 3 बहनें और एक भाई तो लेखन के कार्य में मस्त हो जाते हैं। एक बहन है इनकी अचला, वो अचला जो है वो इंग्लिश की राइटर बनती है। ये 3-4 जो है, एक भाई और 3 बहनें, ये हिंदी के बनते हैं। खैर 4 लिखते हैं, तमाम खानदान इन्हें पढ़ता है, लेकिन ससुराल में लेखिका को कोई नहीं पढ़ता है। इस तथ्य को हजम करने के लिए काफ़ी वक्त लगा, कायदे भी नज़र आए। कम से कम घर के भीतर तो हिंदी की आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा कि घर के लोग जो है हिंदी की आलोचना नहीं करते थे। पेज नंबर 18 देखेंगे। अपनी ही इस देवियों की बात कहना चाहती हूँ कि परदादी की मन्नत से नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। तो जो बड़ी बहन है उसे पिताजी कहते हैं कि सांस लेने की ज़रूरत है। समझ में आता है जैसा पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था कि दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत है। तो जब वो एक शेर तो दूसरी लेखिका 1.25 शेर थी। उनकी एक छोटी बहन है अचला, वो बस लेने के लिए उसे छुट्टी के बाद आती है। तो रेनू उस बस में, जो इनकी चौथे नंबर की बहन है रेनू, बस में बैठने से इनकार कर देती है। वो जब बस में बैठने से इनकार कर देती है तो कहती है कि मैं तो पैदल ही घर चली जाऊंगी। सामंत शाही का प्रतीक वो देती है, लाड़का भी नहीं। पिताजी की ज़्यादा लाडली होने के कारण सिर चढ़ी हुई थी, सब चीज़ों से उदासीन रहती थी। पिताजी काफ़ी कूटते भूनते, देखते कि अचला गाड़ी में बैठी आ रही है, रेनू पीछे पीछे पैदल चली आ रही है। बड़ी जिद्दी थी, मोटरसाइकिल सवार आकर अपने हाथों में उसे दे जाते। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ इम्तिहान देने से भी वो परहेज करती थी। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। जैसे तैसे पिताजी के कहने से उसने बीए की परीक्षा तो पास की। तो उसने कहा कि नौकरी नहीं कर पाऊंगी तो क्या हो जाएगा। फिर वो क्या करती है कि एक अपनी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए बोल देती है। परिवार के सभी लोग मना करते हैं, लेकिन रेनू नहीं मानती। अपनी जिद के कारण वो कहती है जो मैंने सोच लिया सो मैंने कर लिया। मैंने पहली बार में ही इस लड़के को देखा है और मैं इसी से शादी करूंगी। लड़के ने भी मना किया, लेकिन वो कहती है कि जो मैंने सोच लिया वो मैंने कर दिया, अब मेरी शादी आपसे ही होगी। तो वो ऐसा कहकर उसी से शादी करने के लिए कहती है। तो मेहनत ये लोगों को हंसाए रखती है आज भी कि कोई इत्र भेंट करता है तो वो कहती है नहीं चाहिए, मैं तो हर रोज़ नहाती हूँ, मुझे इत्र की ज़रूरत नहीं होती। इत्र क्या होता है? सेंट। तो तीसरे नंबर पर चित्रा है जो कॉलेज में पढ़ने जाती है। वो पढ़ने में तो ज़्यादा दिलचस्पी उसकी नहीं है, दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी है। दूसरों में ज़्यादा पढ़ाने में दिलचस्पी के कारण वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाती है और शादी का वक्त आ गया। एक नज़र लड़का पसंद किया और उसको वाकिफ़ कर दिया। तो कहना था, सोचने लगी कि शादी उसी लड़के से होगी, ये सब वो कर लेती है और उससे शादी करती है। तो पिताजी दूसरी जो उनकी चौथे नंबर की छोटी बहन है 5वें नंबर की, वो कुछ इस प्रकार की मालूम पड़ती है। पिताजी ने कहा कि अर्थशास्त्र किया, तो उसने कहने से अर्थशास्त्र कर लिया, शादी भी कर ली। आगे लिख पर नहीं चल पाई, घर बार में मन ज़्यादा रचा नहीं। मंजुल और उसकी जो ये लेखिका हैं वो 30 वर्ष की उम्र में आकर लिखना शुरू करती हैं। एक बात इनमें ये रही कि घर बार की परंपरागत तरीके से भले न चल रहा हो, तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की, उसी को कायम रखा। तलाक के कगार पर गई, पर फिर भी अपने घर को ऐसे ही बनाए रखा, कभी उसमें ऐसा कुछ नहीं होने दिया। मर्जी से जी, ये तो काफ़ी है कि जिए अपनी मर्जी से हैं, किसी भी प्रकार का दबाव उन्होंने महसूस नहीं किया। शादी के बाद भी फिर लेखिका जाती हैं बिहार में चली जाती हैं। डालम मियाँ नगर के अंदर वो जाती हैं और अपने पति के साथ वहाँ जाकर एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहती हैं। लेखिका वहाँ पर स्कूल खोलना चाहती हैं तो कॉलेज की नौकरी छोड़कर वो वहाँ पर पहुँचती हैं, लेकिन कुछ अकाल राहत कोष के लिए उनके माध्यम से पैसा इकट्ठा करके वो स्कूल खोलना चाहती हैं। कर्नाटक के और भी छोटे छोटे बालकोट में पहुँचती है।
2 बच्चे हो चुके थे, स्कूल जाने लायक की उम्र पे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल था ही नहीं। लोगों की राय में उनके पास में कैथोलिका विशाप एक जगह है, वहाँ मिशन करती हैं और सीमेंट कारखाने के जो अधिकारी होते हैं उनसे आर्थिक मदद के लिए कहते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि आप हमें पूरा प्रॉमिस करो कि 100 वर्षों तक स्कूल को चलाओगी, यहाँ पर कोई क्रिश्चियन बच्चे भी नहीं हैं, फिर आप यहाँ पर स्कूल को चलाओगे। लेखिका इस बात से कुछ उदास हो जाती है और वो वहाँ पर स्कूल खोलने से इनकार कर देती है, लेकिन लेखिका को जिद हो जाती है। वो एक छोटे से कस्बे में जाकर फिर दूसरी जगह स्कूल खोलती है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बच्चों के न पढ़ने की समस्या आपकी है, हमारी नहीं। ये बात उसे कड़वी भी लगती है और वो वहाँ से ये सब बातें करके चली जाती है। तो दूसरे शहरों में अलग अलग ख्यालों में स्कूलों में दाखिला हो पाए या ना हो पाए, वो इस जिद्दी रवैये के कारण दूसरी जगह पर जाकर एक प्राइमरी स्कूल खोल लेती है। उस प्राइमरी स्कूल में उसने लेखन का कार्य भी शुरू किया, लेकिन उसकी छोटी बहन रेनू है जो मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो जाती है और जब बारिश हो जाती है तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। कोई बस लेने के लिए भी नहीं आती, लेकिन वो मानती नहीं है रेनू और पैदल ही वहाँ पर स्कूल चली जाती है। नदी नाले सब पानी से भरे हुए हैं। वहाँ पर जाती है तो चपरासी स्कूल में मिलता है। वो उसे कहता है कि आज तो स्कूल बंद है। फिर वो वहाँ से पैदल वापस आ जाती है। घर आकर सब उसको कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था ना कि मत जा मत जा। तो वो कहती है कि क्या फ़र्क पड़ गया आप लोगों को, मैं चली गई तो आपको क्या फ़र्क पड़ गया, मैं वापस आ गई, खुला होता तो मैं स्कूल लगाती ना। तो वो इस कहती है कि गनीमत यही थी कि एक मस्तूद बारिश के बाद भी बारिश रुक गई थी, थम गई थी, तो सड़क पर पानी था पर बरस नहीं रहा था। रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल से पहुंचती है। कहा कि बंद था तो वो सब पहले ही कहा उन्होंने कि स्कूल बंद था तो वापस आ गई। कहना कहाँ से आ गया, सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उन दिनों में कि जगह जगह से पानी लबालब भरा हुआ था। सुनसान शहर में अकेले वो कैसे वहाँ से आई, अपनी मंजिल की तरफ चलने चला। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है और जिस चीज़ का जुनून हमारे मन में आ जाता है उसको हम पूरा करने की ठान लेते हैं तो कोई रुकावट हमारे रास्ते के बीच में नहीं आती है। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे। गाड़ी में बैठकर कौन नहीं जाती है, रेनू। अचला के साथ गाड़ी में बैठकर कौन नहीं जाती है, रेनू। अर्थशास्त्र में बीए किसने की है, चित्रा ने पढ़ाई कहाँ तक की, बीए तक। चित्रा ने पढ़ाई कहाँ तक की, बीए तक। चित्रा की शादी किससे होती है, चित्रा की शादी एक पसंद के लड़के से होती है, वो अपने पसंद के लड़के से शादी करती है। छोटी बहन अचला ने कहाँ तक पढ़ाई की है, अचला ने अर्थशास्त्र एमए किया है। लेखिका स्कूल खोलती है, वो स्कूल कौन सी क्लास तक खोलती है, लेखिका एक प्राइमरी स्कूल को खोलती है और उसमें कितनी भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है, उसमें 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषा का। तो लेखिका ने जो स्कूल खोला था वो कहाँ पर खोला था, कैथोलिक बिशप में। कहाँ खोला था, कैथोलिक बिशप में स्कूल लेखिका ने खोला था। लेखिका के पिता ने कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए लेखिका को दिया था, कौन सा उपन्यास दिया था, ब्रदर्स का राम, जो उपन्यास लेखिका के पिता ने लेखिका को पढ़ने के लिए दिया था। तो लेखिका की सबसे बड़ी बहन का नाम क्या था, सबसे बड़ी बहन का नाम मंजुल भगत था और उनका घर का नाम क्या था, रानी। घर का नाम क्या था उनका, रानी। लेखिका का घर का नाम क्या था, लेखिका का घर का नाम उमा था और नाम क्या था लेखिका का, मृदुला गर्ग। लेखिका की जो 3 नंबर की बहन है उसका नाम क्या था, चित्रा, और घर का नाम क्या है उसका, गौरी। तो जो 4थी और 5वीं बहन है लेखिका की, उनके नाम क्या है, रेनू और अचला। रेनू और अचला नाम है उनके। रेनू जो है वो बड़े जिद्दी से स्वभाव की लड़की है और लेखिका के भाई का क्या नाम है, लेखिका के भाई का नाम राजीव है। देश की आज़ादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी, देश की आज़ादी के समय लेखिका की उम्र 9 वर्ष की थी। लेखिका को ब्रदर्स काराम जो में से कौन सा अध्याय कंठस्थ हुआ था,
बच्चों पर होने वाला अनाचार अत्याचार जो था वही अध्याय 1 कंठस्थ लेखिका को हुआ था। लेखिका की उम्र उस दादी नानी माँ के मरते समय लेखिका की माँ की उम्र कितनी थी? लेखिका की माँ की उम्र 15 वर्ष थी। कितनी थी लेखिका की माँ की उम्र? 15 वर्ष थी। जब उनकी नानी जो है मरने की कगार पर थी तो लेखिका की माँ की उम्र 15 वर्ष थी। लेखिका की माँ की शादी कैसे लड़के से की जाती है? एक आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले से, आज़ादी के सिपाही के साथ लेखिका की माँ की शादी कर दी जाती है। आज़ादी के सिपाही के साथ उसकी शादी की जाती है। तो आज़ादी के सिपाही को ढूंढता कौन है? आज़ादी के सिपाही को कौन ढूंढता है? आज़ादी के सिपाही को प्यारे लाल जो लेखिका के नाना हैं उनके दोस्त हैं, प्यारे लाल शर्मा जो लेखिका की माँ के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। अब लेखिका की माँ की शादी एक होनहार लड़के से जब हो जाती है तो वो उस समय किस परीक्षा की तैयारी कर रहा था? जब शादी के लिए उस लड़के को ढूंढा जाता है तो वो ICS की परीक्षा की तैयारी कर रहा था जिससे उसको वंचित कर दिया गया था। एक बार घर में लेखिका की इस पाठ में जो माँ की भूमिका है वो कौन निभाता है? लेखिका के पिता। कैसे? लेखिका के पिता कैसे उसकी भूमिका निभाते हैं कि घर के अंदर जो लेखिका की माँ है वो घर का काम नहीं करती है, ना ही बच्चों की परवरिश करती है, तो पिता जो है लेखिका की माँ की भूमिका निभाता है। लेखिका के दादी ने क्या व्रत ले रखा था? लेखिका की दादी ने क्या व्रत ले रखा था कि 3 साड़ी होने पर 1 साड़ी को दान कर देगी। क्या करेगी? 1 साड़ी को दान कर देगी। 1 साड़ी को दान कर देगी। ये व्रत लेखिका की दादी ने लिया हुआ था। दादी माँ ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? दादी माँ ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि जो उनकी पोतू है उसको पहली क्या हो? पोतू को पहला बच्चा लड़की हो। क्या मन्नत मांगी थी उसने? कि उस जो पोतू है उसका पहला बच्चा कैसा हो? लड़की हो। किस मंदिर में जाकर लेखिका की दादी ने ये मन्नत मांगी थी? बदस्तूर मंदिर में जाकर। किसमें? बदस्तूर मंदिर में जाकर ये मन्नत मांगी थी। तेरे और भगवान के सिवा कौन है जो पानी पिलाएगा? ये शब्द किसने कहे थे? किसने कहे थे? दादी माँ ने। किसने कहे थे ये शब्द? दादी माँ ने। हाँ जी बच्चों, हमने इंटरनल क्वेश्चन किए लेसन के। अब इसमें से कुछ कठिन शब्द या जिनके शब्दार्थ बनते हैं हम वो देखेंगे। राखियो छानियो क्या है? ये स्थानीय भाषा के शब्द हैं, देशज शब्द इनको हम कह सकते हैं। ये कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं? ये देशज शब्द हैं, स्थानीय भाषा के हैं। जमले, जमले क्या होता है? जमले होता है कहावत। क्या होते हैं? जमले कहावत। लेखिका ने कहा था कि ये जमला मुझे बाद में समझ में आया, जो वो लेखिका की नानी कहती है कि हमारे यहाँ पर हम हाथियों से हल नहीं जुतवाते, हमारे यहाँ बैल हैं। तो लेखिका को ये जमले क्या होता है? कहावत। ये कहावत बाद में समझ आती है। मुस्तैद, मुस्तैद क्या होता है? मुस्तैद होता है हाजिर। मुस्तैद क्या होता है? हाजिर। मुस्तैद होता है हाजिर। जाहिर स्पष्ट करना। जाहिर क्या होता है? स्पष्ट करना। पोशीदा, पोशीदा क्या होता है? गोपनीय बातें होती हैं। क्या होता है? गोपनीय बातें होती हैं। मिराग, मिराग होता है दिमाग का रोग, मानसिक रोग। मिराग मानसिक रोग। मोहलत, मोहलत क्या होती है? फुर्सत, अवकाश। फुर्सत, अवकाश। हाँ जी बच्चों, कुछ देखें हमने इसमें कि कठिन शब्द थे और कुछ दूसरी भाषा के कुछ देशज शब्द इसमें आए, तो उनको हमने पढ़ा। आप हमें इस पाठ को पढ़कर शिक्षा क्या मिली?
हमें इस पाठ को पढ़ने से यही शिक्षा मिली कि अपना जो निजी तव होता है वो सबसे अहम रोल रखता है किसमें, अपनी लाइफ में। अपने निजी तव को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, उसी के आधार पर हमें अपना कार्य करना चाहिए। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो वर्ड मीनिंग किए हैं वो करेंगे। इसको ध्यान से पढ़कर इंटरनल क्वेश्चन इसके आपने तैयार करने हैं। धन्यवाद।